अब प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हमारी छोटी बड़ी सारी नाड़ियां क्लीन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में कपालभाति का अवधान है और उसके बाद नाड़ी शोधन का अवधान है अनुलोम विलोम का। तो हम पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 60 काउंट करना है। मैं यहां से काउंट करूंगा, मेरे काउंटिंग के साथ आप नाक से श्वास छोड़ेंगे। आप नाक से श्वास छोड़ने पर ध्यान देंगे, पेट की मूवमेंट अपने आप होगी। आपका सारा ध्यान नाक से श्वास छोड़ने पर रहेगा। हर बार प्रॉपर एक्सेलेशन, एक एक स्ट्रोक परफेक्ट होना चाहिए। एक बार आप देख सकते हैं, देख लीजिए, कहीं भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं तो देखिए पेट पर थोड़ा स्ट्रेस होता है, पेट अंदर की तरफ थोड़ा खींचा हुआ रहता है, तो पेट के मसल्स को ढीला छोड़ देना, पेट रिलैक्स होगा। कंधे रिलैक्स होने चाहिए, फेस रिलैक्स होना चाहिए। अब एक बार देख लीजिए कैसे करना है आपको। थोड़ा श्वास भरेंगे, इस तरह से एक एक स्ट्रोक परफेक्ट होना चाहिए। दोनों स्ट्रोक के बीच का गैप, दोनों एक एक स्ट्रोक की जो लेंथ है, जो फोर्स है, वो सिमिलर होना चाहिए। अब ये लेंथ और फोर्स अगर गड़बड़ हो रहा है तो वहीं से आपको रोक देना है, रिलैक्स हो जाना है, फिर से करना है। तो पहले 60 करना है, उसके बाद रिलैक्स होके फिर करेंगे। कमर गर्दन सीधी, ज्यादा अपनी स्पाइनल कोड को खींच के नहीं रखना, नॉर्मल अपनी कमर को सीधा कर दीजिए, गर्दन सीधी रहे। अब देखिए पेट के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, कंधे रिलैक्स हैं, चेहरा रिलैक्स होना चाहिए। अब श्वास भरे थोड़ा एंड स्टार्ट। छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, आंखें बंद। अब इतने अभ्यास के बाद देखिए पेट के मसल्स पर थोड़ा स्ट्रेस हुआ है, उसे वापस ढीला छोड़ दीजिए, पेट को रिलैक्स कीजिए, श्वास को नेचुरल कंडीशन में चलने दीजिए। कपालभाति के अभ्यास के बाद श्वास थोड़ा स्पीड से चल रहा है, उसे नॉर्मल होने दीजिए। श्वास की नॉर्मल होने के बाद एक दो बार डीप ब्रीदिंग करें। ओके। किसी को कोई तकलीफ हुआ ठीक तरह से? ये स्क्रीन पर मुझे सब लोग प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके, इसको फिर से एक बार 60 टाइम करेंगे। नाउ रेडी? अगेन बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ बैठिए, स्टमक रिलैक्स, श्वास नॉर्मल। नाउ इनहेल and start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, आंखें बंद, पेट के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। श्वास बिल्कुल नॉर्मल, श्वास अपने आप धीरे धीरे नेचुरल एंड नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। कपालभाति के अभ्यास के बाद श्वास पर आए हुए परिवर्तन, मस्तिष्क में हुए परिवर्तन का अनुभव करें। ओके, कपालभाति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उसके बेनिफिट जानते हैं। सर, एक्सक्यूज मी हाँ, सर। यस यस। सर, एक कंफ्यूजन था। यस, कपालभाति करते समय सर हमें किसी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए या फिर नॉर्मल पोजीशन में हाथों का रहना चाहिए? कपालभाति के अभ्यास के दौरान हम नॉर्मल दोनों हाथ घुटने पर रख सकते हैं, फिर आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान मुद्रा के अलावा किसी और मुद्रा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं 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 कर सकते ऐसा नहीं है, कर सकते हैं आप, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्योंकि मतलब आप सही। कपालभाति प्राणायाम नहीं है सुनीता। ओके। कपालभाति शुद्धि क्रिया है, वो यस। प्राणायाम की एक प्रक्रिया जैसा लगता है। तो उसमें आपके प्राण का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जो अनुलोम विलोम और बाकी प्राणों में हो रहा है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मुद्रा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप बैठना चाहे, जैसे सूर्य मुद्रा है या वरुण मुद्रा है, प्रणव मुद्रा है, इस मुद्राओं में या फिर योनि मुद्रा करके बैठना चाहे तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन जितना अच्छे से प्रैक्टिस दोनों हाथ घुटनों पर रख के कर पाएंगे उतना अच्छे से मुद्रा के दौरान नहीं। यस सर। और, सर वही, और अब कुछ सुनिए। लोग कहते हैं कि मुद्रा बनाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए मुझे देखिए, कंफ्यूजन। ये सारी कंट्रोवर्सी है। मुद्रा ओके। मुद्रा का जो विषय है वो अपने शरीर में एक एनर्जी को डेवलप करने का विषय है। जैसे यस आप सर। ज्ञान मुद्रा करते हैं तो आपके शरीर में वायु कंट्रोल होता है। आप सूर्य मुद्रा करते हैं तो आपके शरीर में अग्नि का तत्व बढ़ता है। और किस तरह से करते हैं उसके ऊपर है कि अग्नि तत्व बढ़ता है, अग्नि तत्व शांत होता है या अग्नि तत्वों में बैलेंस आता है। तो बेसिकली मुद्रा हमारे शरीर का मर्म स्थान है जो हम हाथ मुद्रा करते हैं। उस मर्म स्थानों को दबा के हम अपने शरीर पे पंच तत्व पंच वायुओं को बैलेंस करते हैं, पंच प्राण को बैलेंस करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस कपालभाति का है वो प्रोसेस शुद्धि क्रिया का है। यहाँ पर आप मुद्रा में बैठेंगे लेकिन वो मुद्रा का इफेक्ट प्रॉपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका काम कहीं और चल रहा है और आप कर कुछ और रहे हैं। पंच तत्वों को बैलेंस करने का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन उसके सामने आप कफ को दूर करने का अभ्यास कर रहे हैं, वायु को दूर करने का अभ्यास कर रहे हैं, पित्त बढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं। कपालभाति रेगुलर करे तो कफ प्रकृति शांत होती है, कफ दूर होता है, वायु तत्व कम होता है और एग्रेसिवनेस हो जाए कपालभाति का अभ्यास करने से अगर गलत करते हैं तो ये चीज है कि इसके साथ इसको ना जोड़ा जाए तो अच्छा है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। बाकी आप अगर रेगुलर करते हैं, करना चाहे कर सकते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म एक्सपीरियंस होता है तो तुरंत ही पता नहीं चलेगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। लंबा एक्सपीरियंस है ये। थैंक यू सर। कपालभाति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इसका अभ्यास करने से क्या क्या होता है, लेकिन बहुत फायदे क्या होते हैं वो दूसरी बात है, वो तो होंगे ही। लेकिन मर्यादा बहुत समझ लेनी चाहिए। कपालभाति, देखिए जिनका नॉस्ट्रिल बंद है कहते हैं कि इस कफ दूर होता है, सर्दी जुकाम दूर होते हैं। लेकिन जब अपना नॉस्ट्रिल बंद है, ऑलमोस्ट हमारे दो नॉस्ट्रिल, एक 30% चलता है, एक 70% चलता है रूटीन लाइफ में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका। लेकिन जिन्हें कोई जुकाम हुआ, सर्दी हुई,
तबीयत खराब है, कफ की समस्या है, साइनसाइटिस है, तो उसका ऑलमोस्ट एक नॉस्ट्रिल पूरा बंद रहता है और एक नॉस्ट्रिल मैक्सिमम टाइम चलता रहता है। तो ऐसा अगर लगता है आपको कि एक नॉस्ट्रिल बिल्कुल बंद है या 50% बंद है या 40% 30% बंद है, तो उस वक्त आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, प्रेशर नहीं करना चाहिए। अगर किया तो उसका माइक्रो प्रेशर आपके कानों पर जाएगा, आपके ब्रेन पर जाएगा और उसका इफेक्ट कान पर तुरंत दिखाई देगा। तो नाक बंद है उस उस समय पर इसको नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी से इसका अभ्यास करना चाहिए। हार्ट डिसीज है, आ, कोई ऑपरेशन करवाया हार्ट का, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेट का कोई ऑपरेशन, अल्सर है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है, नजदीकी समय में आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत सावधानी से कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट સર अनुलोम। यस, हुज અ, कॉलिंग? નમસ્તે સર, સુષ્મા બોલું છું. हाँ बोलो जी। સર, એવું સાંભળ્યું છે કે બ્લડ પ્રેશર જ્યારે હોય તમારે ત્યારે કપાલભાતિ ના કરવું જોઈએ યા ધીમે यस, કરવું જોઈએ, न, એવું न ખરું? कराए, कपालभाति न कराए, नहीं करना અચ્છા, चाहिए। તો પછી એની જગ્યાએ શુદ્ધિ કેવી રીતે કરાય સર? नाड़ी शोधन। ઓકે, થેન્ક યુ. आपको शायद पता होगा, जिन्होंने गेरेंट संहिता, जिन्होंने हठयोग प्रदीपिका, जिन्होंने मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट है उसको अगर पढ़ा है, सुना है, या उसमें से कुछ आपने कहीं सुना है, तो आपको पता होगा कि एवरी ट्रेडिशनल टेक्स्ट ऑफ योगा, जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ है योग के ऊपर, उसमें सबसे पहले नाड़ी शोधन की बात की है। शुद्धि क्रिया के बाद प्राणायाम की शुरुआत में नाड़ी शोधन की बात की है, और वो नाड़ी शोधन ही अनुलोम विलोम का अभ्यास है। तो नाड़ी शोधन का रेगुलर अभ्यास करने से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, कोई ऑपरेशन करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। बस आपको अनुलोम विलोम की तरह उसको करते रहना है लंबे समय तक, अपने आप नाड़ियां धीरे धीरे शुद्ध होती रहेगी। हाँ, कपालभाति जितना उसका इफेक्ट नहीं है। कपालभाति प्रॉपर नॉस्ट्रिल रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने की प्रोसेस है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, समझिए। एंड नाड़ी शोधन हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने की प्रोसेस है, तो टाइम थोड़ा लगेगा उसमें, लेकिन बहुत अच्छी प्रोसेस है। अब मैं नाड़ी शोधन की बात कर रहा हूं। अनुलोम विलोम प्रोसेस है, समझिएगा, और नाड़ी शोधन उसका बेनिफिट है। काफी लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी, और अभी तक था। हम यही समझते थे कि अनुलोम विलोम अलग चीज है और नाड़ी शोधन अलग चीज है। क्यों ऐसा समझते थे? कि अनुलोम विलोम में श्वास लेना है और श्वास को रोकना है, श्वास को छोड़ना है। फिर नाड़ी शोधन में श्वास को लेना और सिर्फ छोड़ देना है, श्वास को रोकना नहीं। आई थिंक हठयोग प्रदीपिका में और गोरक्ष संहिता में ऐसा कहा गया है कि चंद्र नाड़ी से श्वास लीजिए, यथाशक्ति श्वास को रोकिए, सूर्य नाड़ी से छोड़िए, फिर से सूर्य नाड़ी से लीजिए, रोकिए और चंद्र नाड़ी से छोड़िए। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। वहां पर ये अनुलोम विलोम शब्द का प्रयोग किया है, तो इसलिए हम लोग समझने लगे कि श्वास रोकने वाली जो प्रोसेस है उसको अनुलोम विलोम कहते हैं, और श्वास लेके बिना रोके छोड़ने जो है उसको नाड़ी शोधन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नाड़ी शोधन, शोधन का मतलब है शुद्धि क्रिया, साफ करना, क्लीन करना। नाड़ियों को क्लीन करने वाली जो प्रोसेस है उसको नाड़ी शोधन कहते हैं। और अनुलोम विलोम का अर्थ है अनुलोम यानी अप एंड डाउन, अपने प्राण को ऊपर ले उठाना और नीचे लाना। स्पाइनल कोड में
सूक्ष्म रूप से सूर्य और चंद्र नाड़ी में अपनी वाइटल एनर्जी, अपने प्राण को ऊपर से नीचे की ओर ले जाना और नीचे से ऊपर की ओर उठाना, दैट्स कॉल्ड अनुलोम विलोम। और इस प्रोसेस के दौरान आप जब श्वास रोकते हैं तो उसका सूक्ष्म प्रभाव आपकी सुषुम्ना नाड़ी पर होता है, मूलाधार चक्र पर होता है। और सुषुम्ना नाड़ी पर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने से लंबे समय के अभ्यास के बाद, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा के बाद, उसके साथ आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह प्रवाहित होता है। वो शुरुआत है प्राणायाम के अभ्यास की। तो नाड़ी शोधन इस तरह से है, इसका महत्व ये है। और उसके बाद जो शास्त्र में बताए गए हैं प्राणायाम, वो कर सकते हैं, वो प्रॉपर प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन। लेकिन हम सबको प्राणायाम ही कह रहे हैं, ये हमारी थोड़ी सी समझ में फर्क है, इसलिए। तो अब अनुलोम विलोम के बारे में बात कर लेते हैं। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे अनुलोम विलोम का अभ्यास होता है। अलग अलग तरह से, कई रूप से अनुलोम विलोम का अभ्यास होता है। कई जगह पर उसके बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, 40-50 से भी ऊपर अनुलोम विलोम के प्रकार बताए गए हैं। वो ट्रेडिशनल टेक्सेस में नहीं है, उसके बाद उसका आविर्भाव हुआ है। तो हम चंद्र नाड़ी से श्वास लें, रोके, सूर्य नाड़ी से छोड़े, सूर्य नाड़ी से ले, रोके, चंद्र नाड़ी से छोड़े। फिर कई जगह पर सूर्य नाड़ी से शुरुआत होती है, चंद्र नाड़ी से पूर्ण होती है, फिर सूर्य नाड़ी से। तो इस तरह से ये अलग अलग रूप से अभ्यास होता है। कई जगह पर बिना रोके होता है, कई जगह पर श्वास जितना लिया है उतना रोकना है और उसे ज्यादा छोड़ना है। फिर जितना श्वास लिया है उसे 4 गुना रोकना है, उसे 2 गुना छोड़ना है। तो अलग अलग रूप से अनुलोम विलोम का, नाड़ी शोधन का अभ्यास हो रहा है। बेसिकली सिद्धांत यह है कि हमारे शरीर में जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेट होता है, जिसमें हमारी चेतना प्रवाहित होती है, उसका शुद्धिकरण हो अनुलोम विलोम के अभ्यास। और उसका सीधा प्रभाव हमारे स्पाइन फ्लूइड एंड ब्रेन फ्लूइड पर होता है। जैसे आप श्वास लेना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके स्पाइनल कोड में रहा हुआ स्पाइन फ्लूइड पर प्रेशर होगा और वो स्पाइन फ्लूइड ऊपर की ओर गति करेगा, ब्रेन की ओर ट्रैवल करेगा और पूरा ब्रेन में ट्रैवल करेगा। जब आप श्वास छोड़ेंगे, प्रेशर कम होगा, तो अपने आप धीरे धीरे ब्रेन से ट्रैवल करता हुआ वापस स्पाइनल कोड में नीचे आ जाएगा। ये प्रोसेस अनुलोम विलोम के दौरान कंटिन्यू चलती रहती, मैक्सिमम टाइम। तो इससे क्या होता है, स्पाइन फ्लूइड एंड ब्रेन फ्लूइड के भीतर, उसके अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स नाम के न्यूरॉन्स हैं जो हमें एक्टिव रखते हैं, हमारे ब्रेन सेल को एक्टिव रखते हैं और हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में भी उनका एक योगदान है। और ब्रेन फ्लूइड, स्पाइन फ्लूइड जो ट्रैवल करना शुरू करेंगे इस प्रेशर से, तो उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन की छोटी छोटी वेन्स, छोटी छोटी जो नस नाड़ियां हैं, जो माइक्रो, हमारे बाल से भी छोटी है, वहां तक वाइटल एनर्जी पहुंचती है। इससे के कारण जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स हमें शांति का अनुभव होता है, मन शांत होता है, ब्रेन एक्टिव हुआ हो ऐसा एक्सपीरियंस हमें होता है। ब्रेन के अलग अलग स्टेजेस हैं, एक स्टेज है, लेवल है, बीटा, अल्फा, थीटा, ऐसे अलग अलग लेवल है। तो आप अभी बीटा लेवल पर हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपका ब्रेन स्टेज बीटा लेवल पर है। जैसे ही आप अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे, तो बीटा लेवल से थीटा लेवल पर, अल्फा लेवल पर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे आप अभ्यास करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तुरंत ही आपकी ब्रेन को शांत कर देता है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि आप कोई और प्राणायाम करो ना करो,
आप अनुलोम विलोम को करते रहो मैक्सिमम टाइम। जब भी आपको समय मिलता है, जब आप अभ्यास करने के लिए तैयार है, मतलब पेट खाली है, शांत वातावरण है, जो पूरा एटमॉस्फेयर बना बना है, उस वक्त सुबह और शाम दोनों टाइम अनुलोम विलोम का अभ्यास, और कम से कम 10 टाइम्स, नॉट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, 10 टाइम्स मिनिमम। 5 सेकेंड इनहेल, 10 सेकेंड एक्सेल, इस तरह से। शुरुआत में 5 सेकेंड इनहेल नहीं होता है, 3 सेकेंड 4 सेकेंड इनहेल एंड दुगना एक्सेल होना चाहिए। अब जब आप मैक्सिमम एक्सेल करते हैं तो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट होता है, और शायद आपको पता होगा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी वेन्स को सिकुड़ने नहीं देता, हमारी नाड़ियों को फुलाता है, हमारी नाड़ियों के भीतर जो कचरा जमा होता है उसको दूर करने का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जितना श्वास लेते हैं उससे दुगना श्वास छोड़ें। नाउ रेडी फॉर अनुलोम विलोम। मैं बीच में आपको स्पीच देता रहूंगा, आपको प्रोसेस करते रहना है। हम सिर्फ 3 बार करेंगे अभी, और उसके लिए आप पहले प्रणव मुद्रा बना ले। इसके लिए आपको मुद्रा बनाना आवश्यक है। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं और प्रणव मुद्रा भी बना सकते हैं, आपको जो सूट करता है वो बनाएं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप दोनों हाथ से प्रणव मुद्रा ही बनाएं। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करें। सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर निकाल देना है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद होंगी। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल दें चंद्र नाड़ी से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। पेट पूरा अंदर गया, पूरा श्वास बाहर निकल गया। अब पेट को ढीला छोड़ दीजिए, चंद्र नाड़ी से श्वास को भरना शुरू करें। चंद्र नाड़ी से श्वास शरीर में प्रवेश करता है, पेट फूला, छाती फूली। अब चंद्र नाड़ी को बंद कर दीजिए, धीरे से सूर्य नाड़ी को खोलिए, श्वास को अपने आप बाहर निकलने दीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे छाती रिलैक्स हो रही है, छाती पूरी रिलैक्स हो चुकी। अब धीरे धीरे पेट सिकुड़ रहा है, श्वास को पूरा बाहर निकालें। फिर पेट ढीला छोड़ दीजिए, सूर्य नाड़ी से श्वास को शरीर में जाने दीजिए। जब श्वास शरीर में जाएगा तो नाक के भीतर सूक्ष्म संवेदनाएं होगी। फिर श्वास को रोके, सूर्य नाड़ी बंद करके चंद्र नाड़ी से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकलने दीजिए। पहले छाती रिलैक्स होगी, फिर धीरे धीरे पेट सिकुड़ेगा। इस तरह से पूरा श्वास बाहर निकल जाए। कंटिन्यू करें। जब श्वास लेंगे तो नाक में श्वास की सूक्ष्म संवेदना होगी, श्वास का शीतल स्पर्श होगा। जब श्वास छोड़ेंगे तो नाक में श्वास की हल्की गर्मी का अनुभव होगा, श्वास का गर्म स्पर्श महसूस होगा। श्वास का पूरा अनुभव बनाए रखें। श्वास के साथ अपनी सारी चेतना को, अपने शरीर, अपने श्वास पर जोड़े रखें। हर एक श्वास के साथ अनुभव करें कि ब्रह्मांड की वैश्विक चेतना का संचार मेरे शरीर में हो रहा है। और श्वास छोड़ते हुए
उच्छ्वास के साथ अनुभव करें कि शरीर से, मन से सारी नकारात्मकता, सारे विष द्रव्य उच्छ्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन स्वस्थ हो रहा है। हर एक श्वास के साथ शरीर में प्राण शक्ति के संचार का अनुभव, और उच्छ्वास के साथ शरीर और मन से नेगेटिविटी, नकारात्मकता को दूर करने का अनुभव। नाउ लेफ्ट साइड से चंद्र नाड़ी से पूरा श्वास बाहर निकाल के अब शांति से बैठे, आंखें बंद रहेगी। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस के बाद अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। देखिए श्वास सहजता से चल रहा है। श्वास लेने और छोड़ने पर कोई प्रेशर नहीं है, और श्वास थोड़ा गहरा लंबा हुआ है। इस अनुभव के बाद अब आंखें खोलिए। ठीक है, आप लोग रेगुलर अनुलोम विलोम का अभ्यास करते ही होंगे। मेरी समस्या यह है कि मैं बोलता ज्यादा हूँ, प्रैक्टिस कम करवाता हूँ। तो समय की भी एक लिमिटेशन होती है, समय की भी मर्यादा होती है। तो समय की मर्यादा के कारण हम प्रैक्टिस बहुत कम कर पा रहे हैं। एंड नाउ सेकेंड एंड लास्ट, आज के दिन के लिए भ्रामरी प्राणायाम। देखिए हमारे योग शास्त्रों में, मैंने कहा वैसे, प्राणायाम का उल्लेख हर जगह पर है। प्राणायाम का उल्लेख हर जगह पर है, और जब मैं प्राणायाम शब्द का प्रयोग करता हूं तो आप पहले ये समझिए कि नाड़ी शोधन एंड डीप ब्रीदिंग, नॉट उज्जाई प्राणायाम एंड नॉट सूर्य भेदन, शीतली, शीतकारी, वॉटेवर। सिर्फ नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम या फिर डीप ब्रीदिंग, इसको समझिए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी प्राणायाम की बात है, श्रीमद् भागवत में भी प्राणायाम के 10 श्लोक है ऑलमोस्ट। वेद पुराण उपनिषद में प्राणायाम की बात कही गई है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में नहीं कहा है कि अर्जुन तुझको उज्जयी प्राणायाम करना है, शीतली करना है, शीतकारी करना है, ऐसा नहीं कहा है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा नहीं कहा है कि आपको इस तरह से श्वास लेना है, भ्रामरी करना है, ये सब करना है। हाँ, वो तो प्रॉपर हमारे योग शास्त्र में कहा है कि शीतली करे, शीतकारी करे, उज्जयी करे, और ये समझते हैं आप हर रोज करना है। ये समझते हैं आप कि आपको हर रोज करना है शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका, प्लाविनी, मूर्छा, उज्जयी? नहीं, ये एक स्टेज है, लेवल है अलग अलग। हमारी यही गलती है कि हम ये समझ लेते हैं कि हमको ये सब हर रोज करना है। टाइम कहाँ है, क्या करेंगे आप? अनुलोम विलोम हर रोज करना है। उसके बाद आपकी प्राण शक्ति एक लेवल पर पहुंचती है तो सूर्य भेदन करना है। सूर्य भेदन मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान एंड मणिपुर। सूर्य भेदन का अभ्यास आपकी प्राण शक्ति को मणिपुर चक्र पर प्रभावित करता है। वो मणिपुर चक्र का प्रभाव बढ़ जाए, मणिपुर चक्र की एनर्जी जागृत हो जाए, उसके बाद शीतली प्राणायाम करना है आपको। वो अनाहत चक्र को प्रभावित करता है।
और अनाहत चक्र शांत हो जाए, प्रभावित हो जाए, आपकी इमोशंस बैलेंस हो जाए, तब उस इमोशंस को भी दूर करना है। जो किसी दुखी व्यक्ति को देख के हमें दुख होता है, दर्द होता है, हमारा हृदय प्रकंपित हो जाता है, तो वो इमोशंस भी दूर करनी है। योग कहते हैं वो इमोशंस भी अच्छे नहीं है, इतनी लागनी भी अच्छी नहीं है किसी के प्रति, आपको आत्म तत्व के प्रति जाने से रोकती है। तब जाके उज्जयी करना है, जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्ध पूरा शुद्ध कर देता है। किसी भी प्रकार के इमोशंस नहीं, न नहीं राग है, न द्वेष है, न आकर्षण है, न प्रेम है, बस न्यूट्रलाइज, बैलेंस। किसी के प्रति आकर्षण नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, बैलेंस हो जाना, वो विशुद्धि चक्र करता है। तब उज्जयी प्राणायाम करना है, और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करना है। आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। तो ये एक अलग अलग एक लेसन है, एक एक 9th 10th 11th 12th ऐसे क्लासेस हैं। हम तो सीधे डायरेक्ट कॉलेज में पहुंच जाते हैं। सब सब्जेक्ट एक साथ में पढ़ लो, आप सभी को एक साथ में कर लो, 5 बार उज्जाई कर लो, 5 बार सूर्य भेदन कर लो, 5 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या जरूरत है उसके हिसाब से करना है। आपके शरीर को क्या चाहिए, आपके मन को क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी, लेकिन अनुलोम विलोम रेगुलर करना है, उसको नहीं छोड़ना है। तो भ्रामरी प्राणायाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरी है। साइंटिफिक भी उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे अभी सुषमा जी ने बात की कि बीपी हाई है तो क्या करना चाहिए, उस वक्त मैं प्राणायाम की शुरुआत में था, इसलिए मैंने कहा कि अनुलोम विलोम करना चाहिए। लेकिन अब मैं प्राणायाम के मध्याह्न में आया हूँ क्लास में, तो मैं कहूंगा कि भ्रामरी प्राणायाम भी करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम के 1-2 राउंड से क्विक आपके ब्रेन का स्टेज चेंज हो जाता है। मेडिकली प्रूव हुआ है, न्यूरोसाइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि भ्रामरी प्राणायाम जब आप शुरू करते हैं तो विद इन सेकेंड बीटा से अल्फा लेवल में आपका ब्रेन पहुंच जाता है, थीटा लेवल में आपका ब्रेन पहुंच जाता है, और ब्लड प्रेशर को क्विक डाउन कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर को। तो जिन्हें ब्लड प्रेशर है, शुरुआत हुई है या बरसों से है, वो रेगुलर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते रहे। और जैसे मैंने बताया आपको पहले कि भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है ना। तो सबसे वेइन कौन सी हमारे शरीर में पता है आपको? सबसे लंबी वेइन वेगस नर्व, वेगस नर्व, जो ब्रेन से शुरू होके पैर के अंगूठे तक जाती है, और वो उसकी ब्रांचेस हमारे सारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पर जाती है, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब पर उसकी ब्रांचेस जाती है। वो हर एक ऑर्गन को, हर एक सिस्टम को प्राण शक्ति प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, वेगस नर्व। तो इसीलिए जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक वाइब्रेशन के कारण वो वेगस नर्व प्रभावित होती है, और उससे रिलेटेड सारी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम पर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वाइटल फोर्स प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो वेगस नर्व वहां पर उसको ठीक करता है। और दूसरी बात, वेगस नर्व प्रभावित होने से हमारे शरीर में जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिव करता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को शांत करता है। फाइट और फ्लाइट की जो स्थिति की बात करते हैं हम कभी कभी, वो। तो भ्रामरी प्राणायाम इसलिए साइंटिफिकली बहुत ही अच्छा अभ्यास है, वैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तो है ही। तो हम अब लास्ट 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लेकिन जब मैं कहूंगा तब आप शुरू करेंगे। अभी कान बंद बंद नहीं करेंगे, आप सिर्फ आंखें बंद करके बैठिए, सिर्फ आंखें बंद करके बैठिए, कमर गर्दन सीधी रखें। अब आप शरीर पूरा स्थिर एंड शिथिल है, श्वास भी कुदरती रूप से चल रहा है। श्वास का अनुभव कर लीजिए, कैसे श्वास चल रहा है।
श्वास ऑलमोस्ट नॉर्मल है, शांत है। अब अपने मन स्थिति को देखिए। मन में विचार है, मन शांत है, या फिर मन में कोई उद्वेग है? बहुत ही गहराई से अपने मन की स्थिति को देखिए, क्या चल रहा है। अब दोनों कान बंद करके, आपको पता है भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है। दोनों कान बंद करके, दोनों उंगलियां अपने आग्नेय चक्र पर, फोरहेड पर रख के, बाकी की 3 उंगलियां नाक के पास रख के 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 बार, 3 टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स। और अभ्यास के बाद आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ नीचे रखेंगे। आंखें बंद रखते हुए शांति से बैठेंगे। अब 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद अपनी मनस्थिति को देखिए, अपने श्वास को देखिए। अभ्यास से पहले जो आपने अनुभव किया था आपके मन का, आपके श्वास का, उसमें कुछ परिवर्तन है। मन पहले से थोड़ा शांत हुआ है, श्वास पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। इस अनुभव के साथ अब धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़िए। फिर एक बार श्वास लेंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे। लीजिए श्वास। आंखें बंद रहे, शांति का अनुभव। शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। फिर एक बार श्वास भरे। ओम शांति, शांति, शांति। शांति का अनुभव करते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़े, पामिंग करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए हैं उसे अपनी आंखों पर लगाएंगे, उसका अनुभव करेंगे। जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए उसका अनुभव करें। अनुभव होगा कि अभ्यास के पहले हमने जो पामिंग किया था और अब पामिंग कर रहे हैं, उस दोनों में बहुत ही अंतर है। नमस्कार मुद्रा में अपने गुरुदेव, अपने माता पिता का स्मरण करते हुए, उनका धन्यवाद प्रकट करते हुए फिर आंखें खोलें। नमस्ते, आप सभी का थैंक यू धन्यवाद। सर। नमस्ते। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आशा है कि ये थोड़ा अभ्यास आपको पसंद आया होगा, है ना। तो जो भी आपके रिव्यूज हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है आज के क्लास का, वो
व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर होगा, ग्रुप में भी है नंबर मेरा। अगर नहीं है तो 9879026260 ये मेरा नंबर है। आप मुझे ग्रुप में या पर्सनल मैसेज करके इसके रिव्यूज दीजिएगा प्लीज, सर मुझे पता नंबर चले ना कि 9879026260। ओके। और ये एक टेस्ट था मेरे लिए, आपके लिए। हम प्लान कर रहे हैं कि एवरी सैटरडे इस समय पर इसी शेड्यूल से प्राणायाम का अभ्यास किया जाए। सर नंबर रिपीट करना एक बार। 9879026260। ओके।